नमस्कार, मेरा नाम है आसुमत कैफ। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय बाई इलेक्शन हो रहा है और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव के तौर पर आया है। अमूमन जब कोई राज्य का चुनाव होता है या देश में चुनाव होता है तो वो बहुत अधिक चर्चा में होता है, लेकिन कभी बाई इलेक्शन इतनी चर्चा में नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश में इस समय बाई इलेक्शन जो है वो बहुत अधिक चर्चा में है। इसका कारण है कि ये लगभग स्पष्ट हो गया है कि ये चुनाव 2027 का सेमीफाइनल है। यही चुनाव ये तय कर देगा कि 2027 में योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने रहने वाले हैं या फिर उनको रिप्लेस किया जा रहा है। अखिलेश यादव वहाँ वापसी कर रहे हैं, जो उनका 2012 से 2017 वाला टेन्योर रहा है, वहाँ उनकी वापसी हो सकती है। इतना ही नहीं, मीरापुर विधानसभा जहां इस समय बाई इलेक्शन हो रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश की उन 9 विधानसभा सीटों में जहां पर हाल ही का चुनाव 10 पर होना था, लेकिन एक पर टेक्निकल खामी की वजह से चुनाव नहीं हो पाया, तो जो 9 विधानसभा सीटें हैं उनमें मीरापुर विधानसभा हॉट सीट बन गई है। और हॉट सीट बनने का आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहाँ आते हैं, कैंप करते हैं और जाते हैं तो संजीव बालियान गली गली घूम जाते हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ मूव कर रहे हैं और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बहुत सीनियर नेता, राज्यसभा सांसद रहे देश के बहुत पुराने पत्रकारों में से एक साहिब सिद्दीकी साहब यहाँ आए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जी बहुत शुक्रिया। और आप तो अच्छा लगा आपको देख करके, आप बिजनौर लोकसभा चुनाव भी यहाँ लड़े जी, तो कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये मेरा ख़ास इलाका है, मुझे मीरापुर से ख़ास मोहब्बत है। हमेशा मीरापुर ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, इसीलिए मैं ख़ास तौर पे मीरापुर आया हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये महत्वपूर्ण चुनाव है, बल्कि मेरे लिए मीरापुर महत्वपूर्ण है। दैट्स गुड। लेकिन ये पार्टी का नज़रिए से देखें तो आपका आना अच्छा है। जी देखिए, ये बात तो अब स्पष्ट हो गई है कि जैसे जैसे पिछले 2014 के बाद से राजनीति आगे बढ़ रही है तो वो 2 ध्रुवों में बंटती जा रही है। और आप चूँकि सीनियर लीडर हैं तो ये आप ही से ये महत्वपूर्ण सवाल होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, बहुत बौखलाए हुए हैं योगी जी और मैं उनकी बौखलाहट को समझता हूँ, क्योंकि उन पर 2 तरफा मार पड़ रही है। एक मार दिल्ली से पड़ रही है, एक मार जनता की पड़ रही है। तो अब वो इस बात को मान के चल रहे हैं कि उनका अपना वोट बढ़ गया है, तो अब घबरा के वो कह रहे हैं भाई साहब बटोगे तो कटोगे। भाई वोट तो आपका बटेगा, क्योंकि लोग आपसे बहुत नाराज़ हैं, आपके पास देने को कुछ नहीं है। आप तो लोकसभा चुनाव में ये साफ हो गया कि जनता आपसे बहुत नाराज़ है। आपका सफाया हो जाता, अगर इतना घोटाला ना हुआ होता तो आपका सफाया हो जाता। लेकिन चलिए, आप जो है अब उनके सामने सवाल ये है कि दिल्ली इंतज़ार में है, दिल्ली में जो उनके मुखालिफ बैठे हैं भाजपा के अंदर भी इंतज़ार में हैं कि एक झटका और लगे। तो ये 9 सीटें जो हैं, ये एक धक्का और दो, योगी को हटा दो। तो ये हटाने का काम हम नहीं करेंगे। आप जो अभी कह रहे थे कि बदलाव आ सकता है, बदलाव तो अभी बहुत दूर है, ये अभी बदलाव हो जाएगा। अगर ये 9 सीटें हारेंगे, 9 में से 8 सीटें भी हारेंगे, ज़्यादातर सीटें अगर हारेंगे तो दिल्ली में उनके विरोधी बैठे हुए हैं जो योगी जी की छुट्टी कर देंगे। आप कह रहे हैं कि वो उस तरह का चेंजेस हो सकता है जो सीएम बदलने वाली स्थिति पूर्व में कुछ चर्चा में आई थी, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर उस तरह का इंडिकेशन है तो फिर चुनाव आयोग ने जो तिथि बढ़ाई है, तो जो तिथि बढ़ाना है उसको समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे देख रहे हैं जैसे एक डर है, वो डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, इसलिए इन तारीखों को आगे बढ़ाया गया। हाँ, डर तो है, डर तो दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है। डर तो इसलिए है कि उन्हें पता है कि ये हार रहे हैं, तो अब अगर हार रहे हैं तो आगे बढ़ाया है। और उनको क्या हो रहा था कि जो वोटर है वो यहाँ पे, क्योंकि इस इलाके में स्नान होता है, शायद 13 तारीख को या 15 तारीख को है स्नान, तो उस वक्त भी लोग बिज़ी हो जाते हैं। फिर छठ पूजा के भी है, लोग जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें। लेकिन असल तो बहाना है, असल तो ये है कि उन्हें अंदाज़ा हो गया कि हम हारने वाले हैं, तो शायद हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो हम कुछ घोटाला कर लें, कुछ अफसर मिलके कुछ घबरा के, कुछ डरा के, कुछ वोटों को इधर से उधर करके हम कुछ कर लेंगे। लेकिन ये सब कुछ होने वाला नहीं और नुकसान होगा। जैसा अखिलेश जी ने कहा है कि इससे नुकसान ज़्यादा होगा बढ़ाने से, और बुरी तरह से हारेंगे ये। शाहिद साहब, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि, और आपसे इस बारे में बातचीत में संभवतः लोगों ने की होगी कि आप आरएलडी में, लोकदल में आप बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पर थे, राष्ट्रीय महासचिव थे आप वहाँ, और दिवंगत चौधरी अजीत सिंह के काफ़ी करीबियों में आप शुमार करते थे। बल्कि आप चौधरी जयंत सिंह को अपने बेटा और अपने भतीजे की तरह आप प्यार करते थे, सम्मान देते थे। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही उनका कनेक्शन हुआ, जैसे ही वो वहाँ कनेक्ट हुए, जुड़ गए, वैसे ही आप जो है वहाँ से वापस आ गए।
आपका वहाँ से वापस आना, इस घटनाक्रम को आप बता सकते हो क्या? हाँ, नहीं तो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। मुझे कोई जैन जी से कोई शिकायत नहीं थी और राष्ट्रीय लोकदल से भी मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मेरा अपना ईमान ये कहता है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जा सकता और मैं ईमान की कीमत पे अपनी राजनीति नहीं करता। तो मुझे बहुत फ़ायदा वहाँ पे रहने से हो सकता था और उन्होंने बहुत सम्मान दिया, मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, नंबर 2 पे पोजीशन में था। और जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि राज्यसभा में आपको लाना चाहते हैं, बीजेपी वालों से बात हो गई है। लेकिन मुझे किसी हर कीमत पे राज्यसभा नहीं चाहिए। मुझे राज्यसभा अगर चाहिए तो मेरी अपनी कीमत पे चाहिए, ज़मीर की कीमत पे, ईमान की कीमत पे नहीं चाहिए। और मैं जो आज के हालात हैं उसमें उस पार्टी में रह के खामोश नहीं रह सकता था। उससे अखिलेश जैन जी को भी नुकसान पहुंचता, क्योंकि मैं पार्टी में रह के अगर बीजेपी के खिलाफ बोलता तो उन्हें निकालना पड़ता या फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती अगर ना निकालते। तो इसलिए बेहतर मैंने ये समझा कि मैं वहाँ से छोड़ दूँ। और मैं इसलिए भी आया कि मेरा उस वक्त ये फैसला था कि आज पूरी ताकत से हमें एक ऐसी पार्टी की मदद करनी है जो पार्टी बीजेपी को रोक सके, और वो इंडिया अलायंस था। और इंडिया अलायंस में यहाँ पर अखिलेश जी उसको लीड कर रहे थे, बाकी राहुल गांधी भी साथ में हैं। तो इसलिए मैं अखिलेश जी से मिला, और क्योंकि मेरा समाजवादी पार्टी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है, नेताजी से बहुत मैं करीब था, 9 बरस में राष्ट्रीय महासचिव रहा पार्टी का, और पार्टी को बनाने में, उसको उठाने में बहुत रोल रहा है। तो इसलिए मैंने वापसी समाजवादी पार्टी में वापसी की, किसी से नाराज़गी में नहीं, बल्कि इसलिए अपने अपने उसूलों की बुनियाद पर। मेरे उसूलों ने मुझे मजबूर किया कि मैं आ जाऊँ। ये जो राष्ट्रीय लोकदल में दूसरे मुस्लिम नेता हैं, विधायक हैं, अशरफ अली खान हैं, गुलाम मोहम्मद हैं, राव वारिस हैं, या दूसरे जो भी मुस्लिम नेता हैं, इनका ज़मीर, चूँकि आप सीनियर हैं तो आपके पथ प्रदर्शक के तौर पर इनका ज़मीर क्यों नहीं जाग रहा? अब ये तो उनसे पूछिए, मैं कैसे कह सकता हूँ। हर एक का अपना ज़मीर होता है, हर एक का अपना ईमान होता है। लोग अपने हिसाब से फैसला करते हैं कि उनका ज़मीर क्या कहता है, उनकी कौम क्या कहती है। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी पहली जवाबदेही तो मेरी कौम को है, उसके बाद मेरे मुल्क को है। मैं मुल्क के मफाद में भी नहीं समझता बीजेपी को। छोड़िए मुसलमान की बात नहीं करता मैं तो हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हिंदुस्तान के मफाद में, हिंदुस्तान के फ़ायदे में नहीं है बीजेपी का सत्ता में रहना। बहुत नुकसान हुआ है भारत को। तो इसलिए जो महंगाई हुई है आम आदमी के लिए, जो गरीबी हुई है, जो रोज़गार ख़त्म हुआ है, जो छोटा कारोबारी ख़त्म हुआ है, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से डॉलर जो है वो बढ़ता चला गया, रुपए जो बिल्कुल ज़मीन पे आ गया है, जिस तरह से किसान को जो है उसके अनाज के दाम नहीं मिल रहे हैं, उसके सामने परेशानियां हैं। तो हर आदमी परेशान है, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे मुसलमान है, चाहे महिलाएं हैं, सब परेशान हैं। तो इन हालात में भारत के हित में हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, जो ईमानदार सियासतदान हैं, जो राजनीति में ईमानदारी के लिए आया है, राजनीति में सिर्फ पद लेने के लिए नहीं आए, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इस वक्त भाजपा के खिलाफ उठ खड़े हों। तो मेरे लिए कभी भी पद महत्वपूर्ण नहीं रहा। मैं बड़े बड़े पदों पे रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का भी राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ, समाजवादी का भी रहा हूँ। कांग्रेस के अंदर मैं राजीव गांधी से मेरा बहुत कुर्बत थी, बहुत दोस्ती थी, मेरी बहुत मोहब्बत थी। लेकिन मैंने वहाँ पर भी जो गलत समझा वो गलत कहा, उनसे भी कहा, मायावती जी से भी कहा, नेताजी से भी कहा और जैन से भी कहा, और आज भी मैं वो बात करूँगा। क्योंकि पहली जिम्मेदारी ईमानदार नेता की ये होती है कि वो जनता की बात अपने लीडर तक पहुंचाए। अगर नहीं पहुंचा रहा तो वो अपने लीडर से भी गद्दारी कर रहा है, अपनी पार्टी से भी गद्दारी कर रहा है और जनता से भी कर रहा है। आप सीनियर लीडर हैं और ये आप बता ही रहे हैं, लेकिन हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में जो हार हुई है कांग्रेस की, जहाँ से लगता था कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर बताइएगा कि वहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन अचानक से रिजल्ट इस प्रकार का आया कि वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत गई। तो क्या हम ये मान के चलें कि क्या कांग्रेस में कोई ऐसा गुट काम कर रहा है जो राहुल गांधी के बढ़ते हुए कद से चिंतित रहता है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर हुआ है, और जब कमज़ोर आ जाती है अंदर तो घरों में भी आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो चुनाव प्रणाली है, जो ईवीएम का तरीक़ा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं बिल्कुल जो अखिलेश जी ने बात कही है मैं उस पर चलता हूँ कि अगर हमें 100% सीटें मिल जाएं तो भी हम कहेंगे ईवीएम गलत है। पूरी दुनिया में आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है, 5 तारीख को अमेरिका में चुनाव हो रहा है, और अमेरिका में भी कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे पूरा जो चुनाव है वो हाथ पर्ची के ज़रिए होता है। जर्मनी में पर्ची के ज़रिए होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, जापान में होता है,
दुनिया के किसी मुल्क में उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, और यहाँ पे भी ईवीएम हैक हो सकती है। पहले शायद नहीं हो पाती जब कांग्रेस के राज में था। ईवीएम को जब जोड़ा गया उसके साथ, पर्ची के साथ, क्या कहते हैं उसको, तो वो कंप्यूटर से जुड़ गई है, और उसका नतीजा ये है कि अब वो कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है। एक नंबर 1। नंबर 2, ईवीएम मशीनें भी पहले से तैयार करके बदली जा सकती हैं। जैसे कि अभी हरियाणा में हमने देखा कि बड़ी तादाद में ऐसी मशीनें पाई गई जो 99% जिनकी बैटरी थी, इस्तेमाल होने के बाद, सारा दिन इस्तेमाल होने के बाद अगर बैटरी 99% है तो इसका मतलब मशीन इस्तेमाल ही नहीं हुई। अगर आपका फ़ोन है, आप सुबह से शाम तक इस्तेमाल करो और रात को भी अगर 99% है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? वही ईवीएम मशीनों का है। तो ईवीएम की गड़बड़, घोटाला हुआ है हरियाणा में, तो ख़ास तौर पे मुझे यकीन है कि बिल्कुल घोटाला हुआ है। हरियाणा में बदतरीन दुश्मन भी, विरोधी भी, और सारे चैनल भी, जो गोदी मीडिया है वो भी एक ही बात कह रहा था कि वहाँ पे कांग्रेस साफ कर रही है, और वहाँ पे उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट दूसरा आया। तो ये जो है, इस पे तो पूरे देश को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या किया जाए, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। आज से मुसलमान खतरे में नहीं है, आज दलित खतरे में नहीं है, आज गरीब खतरे में नहीं है, आज हिंदुस्तान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। एक बड़ा चेंज हो रहा है कांग्रेस की सियासत में। प्रियंका गांधी पहली बार लगभग लोकसभा में आमद कराने जा रही है। बहुत अधिक संभावना है कि वायनाड से चुनाव जीत जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी काफ़ी सक्रिय रही हैं, और ये दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले कुछ सालों में, जब से मायावती जी वो कम सक्रिय हैं, तब से कोई महिला नेतृत्व, महिला नेत्री बड़े स्केल पर सामने नहीं आई है। तो प्रियंका गांधी का आना, लोकसभा में आना, क्या एक नए महिला नेतृत्व को जन्म देगा? फिर नहीं, मैं तो प्रियंका गांधी को बचपन से जानता हूँ, और मैंने तो उस रात, जिस रात राजीव गांधी का कत्ल हुआ था, मैं उस रात उसी घर में था, और मैंने देखा था कि प्रियंका ने किस तरह से अपनी माँ को संभाला था, सोनिया गांधी जी को। कि राहुल उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं थे, बाहर थे, घर में और कोई नहीं था जिम्मेदार, मैं वहाँ पे मौजूद था। और मैं तो हिम्मत की दाद देता हूँ कि मैं रो रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन प्रियंका जो है संभल के अपनी माँ को भी संभाल रही थी, पार्टी को भी संभाल रही थी, घर की चीज़ें संभाल रही थी। क्या करना है, राजीव जी की बॉडी कब आएगी, सामान जो गया था साथ वो कहाँ है, लाओ, ये करो, वो करो। मैं हैरान था कि उस 17-18 साल की उम्र में वो लड़की कितनी उसमें हिम्मत थी। तो मैंने तो उसके अंदर इंदिरा गांधी देखी थी, और मैंने बहुत बार सोनिया जी से कहा, मैंने बहुत लीडरों से उनके कहा बहुत पहले से कि प्रियंका को क़यादत संभालनी चाहिए, बहुत आगे आना चाहिए। बहुत देर की, प्रियंका को बहुत पहले आना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर। प्रियंका में बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला है, और वो आवाम से जुड़ना जानती है, वो आवाम के नस पे हाथ रखती है। राहुल बड़ी मेहनत करते हैं, मैं राहुल की बड़ी कदर करता हूँ। आज आपको बता दूँ, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, लेकिन इसका मतलब मैं ईमानदारी से बात कहता हूँ कि राहुल गांधी की मैं इस बात की कदर करता हूं कि कोई दूसरा लीडर होता, उसको इतनी शिकस्त का सामना करना पड़ता, इतनी बार हार का सामना करना पड़ता, कब का मैदान छोड़ के भाग जाता। और राहुल गांधी के पास तो बहुत मौका है, दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं बच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बार बार गिरने के बावजूद उठ के खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी हिम्मत मुझे किसी दूसरे लीडर में, हिंदुस्तान के क्या दुनिया के किसी लीडर में नज़र नहीं आती जो इतनी बार हार के खड़ा हो। तो राहुल गांधी में बड़ी हिम्मत है, लेकिन प्रियंका गांधी एक मुस्कुराहट से लोगों को जीत लेती है, उन्हें भाषण नहीं करना पड़ता। वो इंदिरा गांधी वाला अंदाज है। तो इंदिरा गांधी जो है और राजीव गांधी वाली जो उसके अंदर बात है आवाम में घुल मिलने की, वो एक बड़ा कमाल है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए बेहतर होगा, कांग्रेस पावर में आए ना आए, लीडर अच्छे होने चाहिए अपोजिशन में। अगर अपोजिशन में रहे तो भी लीडर अच्छे होने चाहिए, सत्ता में आए तो भी अच्छे होने चाहिए। जमहूरियत चलती है जब जिस मुल्क की अपोजिशन मजबूत और ईमानदार होती है, उसमें जमहूरियत अच्छी रहती है। जिसमें अपोजिशन कमज़ोर हो जाए, उसमें जो है फिर तानाशाही आ जाती है। शायद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो लोकतांत्रिक भी नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है और अखलाकी भी नहीं है, चारित्रिक भी नहीं है जी। तो एक प्रधानमंत्री का, और दुनिया के सबसे बड़े गणराज्य के प्रधानमंत्री का, चुनाव जीतने के पर्सपेक्टिव से इस तरह की भाषा का प्रयोग करना देश को कहाँ लेके जाता है? ऐसा है, मोदी जी अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं ऐसी भाषा का प्रयोग करके। इसका मतलब है कि मोदी जी के पास कुछ नहीं है देश से वोटर से कहने के लिए, वोटर से मांगने के लिए। उन्होंने पहले चलाया कि साहब ये तुम्हारी भैंस चुरा लेंगे। अब भैंस तो चुराई नहीं किसी ने, पब्लिक ने माना नहीं, वोट पड़ा नहीं। फिर उनका मंगलसूत्र छीन लेंगे, मंगलसूत्र भी नहीं। अब कहते हैं बेटी चुरा लेंगे, रोटी चुरा लेंगे। अरे भाई कहाँ हो, क्या कह रहे हो? पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी है। बेचारे आम पब्लिक को इतना क्यों डराते हो? कब तक डराओगे?
जब इन जिनकी बात कर रहे हैं, ये जिनका नाम लेके कह रहे हैं कि बेटी चुरा लेंगे, रोटी चुरा लेंगे, जब इनका राज था 600 700 800 बरस, उस वक्त नहीं चुराई तो अब क्या चुराएंगे? अब तो तुम्हारी फौज है, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारी अदालत है, तुम बादशाह हो, तुम सब कुछ हो। उसके बाद कौन चुरा रहा है? कोई नहीं चुरा रहा। वो जानते हैं कहीं नहीं चुरा रहा कोई, लेकिन उनके पास देने को कुछ नहीं है सिवाय डराने के। तो वो बेचारे वोटर को डराते हैं कि मुझे वोट दो नहीं तो ये आ जाएंगे, मुझे वोट दो नहीं तो खा जाएंगे तुम्हें, मुझे वोट दो नहीं तो ये तुम्हें लेके भाग जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10 साल 12 साल हुकूमत करने के बाद आप कहने की पोजीशन में नहीं है कि मुझे वोट दो, क्योंकि मैंने ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ें की हैं, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम मुझे वोट दो। वो नहीं कहने को है, तो डरा के वोट मांग रहे हैं। तो जो अपनी कौम को डराता है वो अपनी कौम को डरपोक बनाता है, वो अपनी कौम को बुज़दिल बनाता है, वो अपनी कौम को बुज़दिल बना रहे हैं, वो खुद अपने लोगों के दुश्मन हो गए हैं अगर वो ये कह रहे हैं। और किसी ने कहा कि भाई मोदी जी को कहाँ है ये सब कहने का? मोदी जी ने कौन सा जो है अपने घर के अंदर बचाया और किया, सम्मान दिया? तो ये है सूरत हाल। आप इस तजुर्बे की बुनियाद पर बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच इस तरह का मुकाबला चल रहा है कि कौन कितनी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? और आजकल हम देख रहे हैं कि मोहम्मद साहब पर बहुत गलत टिप्पणियां की जा रही हैं, बहराइच जैसा घटनाक्रम हो रहा है, तो ये सब क्या किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? नहीं, किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, ये उनकी कमजोरी का हिस्सा है। देखिए, इस साजिश हर चीज़ें मत देखिए, कमजोरी है, डर है उनको लगता है सत्ता हाथ से जा रही है। सत्ता तो चली गई थी हाथ से, ये तो गड़बड़ घोटाला करके कुछ अपनी गलतियों से, वरना इनकी 240 सीटें कहाँ रही थी? 200 पे नहीं बढ़ रहे थे ये। तो ये तो इनके साथ जाने वाली थी। इनको भी पता है कि हमने गड़बड़ करके जीता है, हमारे से चुनाव जा चुका है, हमसे पब्लिक हमारे खिलाफ हो चुकी है, वो जानते हैं। तो कोई साजिश वाजिश नहीं है, ये तो इनकी घबराहट है। और ये जहाँ तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बात करते हैं, उनकी तो पिछले 1400 बरस से उनको लोग बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन जितना कहते हैं उतना उनकी मोहब्बत दुनिया में बढ़ती जाती है, उतना दीन फैलता जाता है। तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, हमारे दीन पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं उन मुसलमानों को समझाता हूँ कि भाई तुम क्यों परेशान होते हो? अगर कोई बुरा कह रहा है तो तुम नाराज़ हो जाते हो, सड़कों पे आ जाते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उनकी तालीमात को लोगों पे जाओ, आप बुराई का जवाब अच्छाई से देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, उनकी जो बातें हैं, उनको लोगों तक पहुंचाओ ना। उनका तो यह है कि अगर कोई पड़ोस में, अगर अपने बच्चे के लिए तुम फल लाए हो हैं, और पड़ोस में भी बच्चे हैं, उनको फल नहीं खिला रहे, उनके घर नहीं भेज रहे, गुनाह है। और अगर नहीं भेज सकते तुम उनके घर फल, तो कम से कम फल खाने के बाद छिलके बाहर मत फेंकना, वरना पड़ोसी के बच्चे देखेंगे, उनको तकलीफ हो जाएगी। तो आप, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुओं की हिफाजत कैसे करनी है? दुश्मन मुल्क में जाओ, फतेह करो, तो कुओं में जहर ना डालो, कुओं को नुकसान ना पहुंचाओ, पानी को नुकसान ना पहुंचाओ, फसल मत काटो, जानवरों को मत मारो। अगर जीतने वाले हो जंग और तुम्हारे तीर खिंच चुके हैं और सामने दुश्मन अपने बच्चों और औरतों को आगे कर ले, तीर पीछे कर लो, जंग हार जाओ, लेकिन उन पर तीर मत चलाना। ये है, ये हम पहुंचाते हैं क्या? हम कहते हैं तलवार निकाल लेंगे, हम तो क्या सर कलम कर देंगे वगैरह वगैरह। हम खुद अपने दीन को नहीं जानते, दीन की अच्छाइयाँ तो पहुँचाते, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, हमारा दीन नाराज़गी से नहीं फैला था, माफ़ करना। जब आपका दीन आया था, आप कितने थे? जब हिंदुस्तान में आए थे कितने थे? हिंदुस्तान में मेजॉरिटी थी क्या? 12 करोड़ थे, 15 करोड़ थे, 20 करोड़ थे जब यहाँ पर आए थे? मुट्ठी भर थे। आपने किस चीज़ से फैलाया? अपने दीन की ताकत से, बराबरी की। देखे आज आप बराबरी नहीं करते, आपस में बराबरी नहीं करते। ये अंसारी है, ये कुरैशी है, ये शिया है, सुन्ना है, ये जोजा है, घोड़ा है, मोड़ा है, इसी पे करते रहते हो। तो आपका दीन तो दुनिया को देने आया था बराबरी, इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत। तो इसलिए हमें इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। ये हमला करने वाले अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, अपनी मौत आप मर जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा दीन हमेशा अपनी खूबसूरती से, अपनी ताकत से फैला, अपने ईमान से फैला। पॉलिटिकली अभी आप समाजवादी पार्टी में हैं, तो अखिलेश यादव जिन्होंने पीडीए या पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के कॉम्बिनेशन से बहुत बड़ी सफलता हासिल की हाल के दिनों में। अब आखिरी सवाल कर लो। हाल के दिनों में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। हाँ, अब मुझे आगे मीटिंग में जाना। यादव को आप भविष्य में प्रधानमंत्री बनने के तौर पर कितना पोटेंशियली दिखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव तो बिल्कुल वज़ीर आज़म बनने के लायक हैं, पूरी तरह से हैं, बासलाहियत हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं,
सब्र है उनके अंदर, समझदारी है, सबको साथ लेकर चलने की उनमें सलाहियत है। मैं समझता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको दो ही लीडर नज़र आएंगे ऐसे जो आने वाले हिंदुस्तान की क़यादत कर सकते हैं, एक राहुल गांधी, एक अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव के पास एक ताकत और है कि उनके साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और जो हिंदुस्तान के यूपी पे राज करता है वो हिंदुस्तान पे राज करता है। ऐसे खामखा में नहीं वज़ीर आज़म सारे आ गए और बिला वजह मोदी भागकर गुजरात छोड़ के यूपी नहीं आए थे। उन्हें पता था कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो यूपी से एमपी बनना है, तो यूपी से जो आता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो इसलिए अखिलेश यादव, मैं ईमानदारी से, अगर मैं अखिलेश यादव का विरोधी होता तो भी मैं इस बात को कहता, मैं पूरे ईमान से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव में वज़ीर आज़म बनने की, प्रधानमंत्री बनने की बेहतरीन सलाहियत है। वो नई टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं, वो नई सोच को जानते हैं, वो 21वीं सदी के लीडर हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव 21वीं सदी के लीडर हैं, बाकी सब 20वीं सदी के, 19वीं सदी के